हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम है इल्जाम। आज बेटी घर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। गगन जी का भी मन कर रहा था कि वो अपने परिवार के साथ बैठे बात करे, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। आजकल शरीर साथ नहीं देता, बूढ़ा और बीमार हो चुका है। ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बात करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज पत्नी उनके साथ ना बैठती थी और न ही ज़्यादा बात करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थी वो वही जो जल्लत के बावजूद इस घर में रह गई। उनके जैसे शख्स के साथ निभा गई, पर खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप सी ही रहती है। जानते हैं कि बाहर बच्चे हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुरा चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें जब सुमन उनकी पत्नी बनकर घर आई थी। कितनी खुश मिजाज थी वो, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते थे। इनका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें जब उन्होंने अपने रिश्तेदार की शादी में उन्हें देखा था। बस एक नज़र में ही उनकी बेबाक हंसी उनके दिल को भागी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इसी हंसी के वो दुश्मन हो जाएंगे। अवसर अम्मा से डांट भी खा लेती। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था। और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए गगन जी के सुमन को ही डांट कर चुप करा देते थे। लेकिन सुमन भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी, और उनका स्वभाव वैसे ही हंसमुख था, तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसे ही हो जाती। गगन जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद सुमन का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया, उसकी कसक आज भी गगन जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाए अपनी अम्मा के सामने ये जानते हुए कि पत्नी सही है और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन जानकी की सगाई थी। बड़ी बहन आरती भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। सुमन और आरती ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया। सुमन के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बात कर रहे थे। गगन भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर सुमन रसोई में काम कर रही थी कि अम्मा जी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन बेरी दुश्मन पीछे पड़ा आजकल। अचानक अम्मा की आवाज़ सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थे। गगन ने आकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह से क्यों रो रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़ मार मार कर रो रही थी। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है। रोना बंद करोगी तो हमें पता चलेगा ना। पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे आरती के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ है, मिल नहीं रहे। जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, इनके ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। अम्मा रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अपने ध्यान से देखो, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। मामा जी ने दोबारा बोला, भैया पूरा सामान ऊपर से नीचे करके देख चुकी हूँ, पर गहने नहीं हैं। जरूर चोरी हुए होंगे। शुभ बोल, एक बार हमने देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामने चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे।
फिर कुछ सोच कर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या? अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा है? सामान तो आरती और सुमन ने रख रही थी। हाँ तो आरती और सुमन से पूछ ले, जरूर उन्हीं अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी ने समझा जाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से आरती की तरफ देखा तो आरती ने कहा, अम्मा मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए हैं। अपनी बहू से पूछो, उसी से कहीं रख दिए होंगे। आरती के जवाब को सुनकर सुमन तंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो आरती ही उठा कर लाई थी और गहने रखे भी उसी ने ही थे। जीजी ऐसा क्यों बोल रही है? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना? सुमन का ऐसा कहना हुआ और आरती ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरे मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मजाल थी कोई मुझे इतना कह कर देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुमन पर दहाड़ पड़ी, खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट कर भरे। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को दे दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाले इतने जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी के इल्जाम ने कैसे लगा सकती हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। सुमन ने पलट कर जवाब दिया। बस फिर क्या? आरती और अम्मा दोनों ही सुमन पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार सुमन भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी न थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन आरती और अम्मा को चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर हैं? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने लेंगे हम लोग, और वहीं सबके सामने उनकी इज्जत की मिट्टियाँ मल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर उचक्के नहीं जो आप घर पर बुलाए और आएंगे सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुमन ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस सुमन, तुम मेरी अम्मा की तरह बात कर रही हो, याद रखो तुम इस घर की बहू हो। अपनी आवाज को नीचे रख कर बोलो, और अगर गहने लिए भी है तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक गगन सुमन पर बिगड़ गया। गगन के इस जवाब पर सुमन हक्की बक्की रह गई। मतलब गगन जी भी इस पर इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है, आज वहाँ सुमन बिल्कुल अकेली खड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। गगन के जवाब के बाद सुमन की नज़र आरती से टकराई तो वो मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है थी। लेकिन तब तक आरती का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने सामान में रख दिया। उसे देखते ही आरती के चेहरे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्चे के हाथों से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोल कर देखा तो सब जो भौचक्के रह गए। उनमें जानकी के ससुराल से आए हुए गहने थे। सब ने हैरानी से आरती की तरफ देखा और वो तो पेशों की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर तभी जबान से बात करने लगे। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जबान दबाकर बात करने की क्या जरूरत है। और फिर सुमन से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला कर मुझसे बात की है ना, उसकी माफ़ी मुझसे
मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है। उसने आशा भरी नजरों से गगन की तरफ देखा, लेकिन गगन तो नजर झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब हंगामा इतना हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ तक कि आरती ने भी देर नहीं लगाई वहाँ से रवाना होने में। अब घर में अम्मा जानकी घर, मामा जी, बुआ जी और सुमन ही बचे थे। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई थी। तब तक कि बहू माफी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊंगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो कि कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर गगन ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़ो, आप पानी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ही ऐठ में बोली। पर अम्मा भारती जीजी ने भी तो गलती की थी। आखिर सुमन की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीबी के लिए अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कौन बेटी अपने घर में चोरी करती है। लेकिन बहू को तो इज्जत को ढंग कर रखना चाहिए था ना। वो भी सबके सामने बेसों की तरह तड़पड़ी मुझसे। अब तू उसका साथ दे रहा है। इससे तो मैं मर जाती तो ही ज्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी तुम्हें दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा हाँ, आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर गगन वहाँ से उठा और सीधे सुमन के पास कमरे में पहुँच गया और जाकर बोला, सुमन क्या ऐंठ में बैठी हुई हो तुम? जाकर अम्मा से माफी मांग लो ना। देखो उन्होंने पानी की बूंद तक नहीं पी है। कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफी मांगू? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रहे थे, इल्जाम भी मुझ पर ही वो लोग लगा रहे थे और माफी मैं ही मांगू? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनके गलत के लिए मैं क्यों माफी मांगू? सुमन समझो तो देखो, पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफी मांग लो ना। गगन ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसके इस जवाब से सुमन के अंदर कुछ धैक सा गया। पत्नी और मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी तो पत्नी फिर हाथ थामकर इस घर में क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोच कर सुमन का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख न हो, उन तक ये बात न पहुँचे, इसलिए आंसुओं का घोट पीकर मामा जी और बुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिरी पैर छूकर माफी मांग ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन सुमन के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो आखिरी दिन था जब सुमन को इतना बोलते हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब ना वो ज्यादा किसी से बोलती थी और न ही खिलखिलाती थी। हाँ और हूँ में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी। न किसी से लेना न किसी को देना। जिसने जो काम कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते गगन जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सुमन अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था। वहीं पास वाली ड्रॉर में से दवाई निकाली और गगन जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन गगन जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने दोनों हाथ तो जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज में कहा, सुमन अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज सुनकर सुमन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देते हुए बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है सुमन, माफ कर दे मुझे।
तेरे इतने सालों के खामोश नासुर बन चुकी है मेरे लिए, अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफ़ हुई क्यों मांगते हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफ़ी मंगवाई जाती है। सुमन, पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। गगन जी ने जोर देते हुए कहा, अम्मा अम्मा पत्नी का क्या है, वो तो फिर मिल जाएगी। फिर मुझसे माफ़ी मांग कर क्यों अपना मुंह खराब कर रहे हो? कहकर सुमन कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन गगन जी के पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं था। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।